आज के क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मामले की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने तुरंत अपनी गिरफ्तारी पर स्टे तो ले लिया, लेकिन आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा था जो लगातार वो स्टे के दौरान भी पुलिस के चक्कर काटता रहा। मामला उत्तर प्रदेश के बागपत से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। इसके लिए मुकदमा बाकायदा उस महिला के भाई ने दर्ज करवाया था, जिसके पति के ऊपर इल्जाम था कि उसने उसकी हत्या कर दी है। लगातार कोर्ट के चक्कर काटते काटते वो व्यक्ति अपनी ज़मीनें बेचता रहा, लेकिन महिला की तलाश जारी रखी। पुलिस के साथ मिलकर लगातार तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार वो महिला उसे मिली जिंदा, और वो भी अपने प्रेमी के साथ। इस घटना को देखकर साफ तौर पर यह अंदेशा भी जताया जाता है कि महिला अगर जीवित थी तो कहीं पुलिस से चार्जशीट में गलती तो नहीं हुई। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस ने तुरंत बिना जांचे परखे ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो बेकसूर था। काफी समय से उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, जिसको लेकर इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये ऐलान भी किया था कि जल्द ही वो भू कानून लेकर आएंगे। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। आज उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह भी दर्शाया गया है कि क्रय विक्रय के मामले में कोई परेशानी ना हो, ना ही प्रदेश के ऊपर कोई भी विकास में कुछ भी रोड़ा बने। समिति ने गहन अध्ययन और विचार विमर्श के बाद लगभग 23 संस्तुतियां भू कानून को लेकर के की हैं, जिसमें हमने जो इस राज्य के जो हितबद्ध पक्षकार थे, विभिन्न संगठन थे, संस्थाएं थे, उनसे सुझाव लिए थे। उसके अलावा हमने जिलाधिकारियों से भी रिपोर्टें मांगी थी। उस आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें हमने ये प्रयास किया है कि राज्य में जो निवेश है, जो राज्य के विकास के लिए अति आवश्यक है, उसमें और जो भूमि की अनियमित और अनियंत्रित तरीके से खरीद फरोख्त है, उसमें समन्वय स्थापित करने का हमने प्रयास किया है। उसमें जन भावनाओं का भी हमने ध्यान रखा है और प्रदेश हित का भी हमने उसमें ध्यान रखा है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जो हमें उम्मीद है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि वो शीघ्र ही इस रिपोर्ट का शासन स्तर पर परीक्षण कराएंगे और जो भी उसमें प्रदेश हित में और जनहित में होगा उस पर सरकार तुरंत निर्णय लेगी। अब आगे आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री को ये तय करना है कि इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए। अपने भाषण के दौरान भी कई बार मुख्यमंत्री इस विषय पर बोल चुके हैं। बस इंतजार है तो इस बात का कि भू कानून कब अस्तित्व में आएगा। किसी भी मैच को खेलने से पहले उसके फाइनल और सेमीफाइनल की बात होती है, लिहाजा सेमीफाइनल में जीतने के बाद ही फाइनल खेला जाता है और तभी जीत हासिल होती है। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है। 2024 के लोकसभा चुनाव पूरी तरह से सर पर हैं और ऐसे में हरिद्वार में पंचायत चुनाव डंका बजाने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत भाजपा की भी पूरी नजर हरिद्वार पंचायत चुनाव पर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वो भी पूरी ताकत लगाए हुए है इन पंचायत चुनावों को जीतने के लिए। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव आचार संहिता जो लगी हुई है उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसके संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अलग अलग चरणों में विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ सभी के साथ वार्ता कर रहे हैं। उसके संदर्भ में बैठकें चल रही हैं और उसके बाद हम अधिकृत प्रत्याशियों को अपने घोषित करेंगे। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 6
सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में नॉमिनेशंस भी होने वाले हैं। इसको लेकर यहाँ पर देहरादून में प्रदेश मुख्यालय में सभी हमारे प्रदेश नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि बहुत लंबी विस्तृत चर्चा भी की गई। कैंडिडेट्स के नाम पर गहन विचार मंथन भी चला और उसके बाद नेतृत्व ने ये तय किया कि जितने भी आवेदन विधायकों के मार्फत या फिर संगठन को प्राप्त हुए हैं उनको उनकी छटनी करके और उनमें जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, उनकी सूची जल्द से जल्द उजागर की जाएगी। अब बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मामला सेमीफाइनल से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो इस सेमीफाइनल में जीत हासिल करेगा फाइनल में वही पहुंचेगा। इसका मतलब साफ है कि पंचायत चुनाव का रास्ता 2024 के हरिद्वार लोकसभा सीट की सीढ़ी है। उत्तराखंड की बात और धांधली की बात ना आए, ऐसा मुमकिन आज के दौर में तो नहीं है। पहले UKSSC, फिर विधानसभा की भर्तियां, उसके बाद पुलिस भर्ती और अब वन दरोगा भर्ती। लगातार भर्तियों के घोटाले में उत्तराखंड को पूरे देश में जाना जा रहा है। हाल इस तरीके से है कि STF ने एक बार फिर से अपनी जांच का रुख मोड़ दिया है पुलिस भर्ती की तरफ। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है STF के द्वारा, जिसमें पुलिस भर्ती को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मुकदमा दर्ज किया है STF ने वन दरोगा भर्ती को लेकर, जिसमें अभी तक 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं। वन दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई और सितंबर माह के बीच में हुई थी, और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे। और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई और इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है, और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहाँ परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूँकि अभी योजना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग, उन तक पहुँचने के लिए टीमों को लगाया गया। लिहाजा UKSSC, विधानसभा भर्ती, पुलिस भर्ती, वन दरोगा भर्ती और न जाने और कौन सी भर्तियां ऐसी होंगी जिसमें उत्तराखंड का नाम लिखा जाएगा। आज के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें क्राइम पेट्रोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।